आज हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो गया था लाइट का, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन में जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन मैंने दो डिफिनीशन दिया है और दोनों डिफिनीशन ही आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले पहला डिफिनीशन देखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, the phenomenon of change in path of light in going from one medium to another medium is called refraction of light। यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेनन है, ये एक ऐसी आपदा है या फिर ऐसी घटना है जिसमें चेंज होता है लाइट का जो पाथ है वह चेंज हो जाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो मीडियम क्या हुआ? मीडियम हुआ जैसे एयर हो गया, ये हमारा एक मीडियम है। वाटर हो गया, ये हमारा एक मीडियम है। कोई सॉलिड हो गया, वो भी हमारा एक मीडियम है। तो इस तरह अलग अलग सब्सटेंस जो हुए वो हमारे क्या हुए? मीडियम हुए। ये बात हो गई क्लियर? तो ये पहला डिफिनेशन था, मतलब कि वैसा फेनोमेनन जिसमें लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और दूसरा भी डिफिनेशन है, वो ये है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि लाइट का बेंडिंग जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसको भी हम लोग रिफ्रैक्शन ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज रिफ्रैक्शन ही है। तो यहाँ पे आप फिगर से समझिए कि दो टाइप का मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो रेयरर और डेंसर क्या हुआ? रेयरर और डेंसर क्या हुआ? तो रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड जो है ज्यादा होगा। लाइट का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा, वह रेयरर मीडियम है। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा वो हमारा रेयरर मीडियम है, और जिसमें लाइट का स्पीड क्या होगा? कम होगा, वो हमारा डेंसर मीडियम है। ये बात हो गई क्लियर? तो अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग को रेयरर और डेंसर, इस फिगर से हम लोग अब समझेंगे कि कैसे कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। तो ये जो प्लेस है ये एयर है, ये क्या है दोस्तों? एयर है, और यहाँ पे भी ये एयर ही है। देखिए क्या होता है कि जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है। ये बात तो आपको पता चल गया। तो ये एयर है, तो एयर एक रेयरर मीडियम है क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। और ये जो है ये एक ग्लास है, तो ग्लास डेंसर मीडियम है क्योंकि ग्लास में एयर का स्पीड क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एयर है इससे आया लाइट और ये ग्लास पर आया, ग्लास से टकराया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर होगा ड्रॉ, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब जब रेयरर टू डेंसर जाएगा, रेयरर टू डेंसर यदि गया कोई रे ऑफ लाइट, देखिए यहाँ एयर रेयरर था और ग्लास डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा, यानी कि ये जो रे आगे बढ़ते हुए जा रहा है वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। किसकी तरफ बेंड हो जाता है? नॉर्मल के तरफ झुक जाता है। जैसे कि एक और फिगर में आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा दूं। ये एयर से आया तो ये
ऐसे अब आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये नॉर्मल का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो रेयरर टू डेंसर में क्या होगा कि नॉर्मल के तरफ भागेगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा यानी कि ग्लास है और ग्लास से फिर निकलेगा यदि एयर में आएगा तो क्या होगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा। क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे नॉर्मल के तरफ ये आया और यहाँ पे नॉर्मल से दूर भागा, यानी कि ये यदि हम लोग यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है तो ये ऐसे चला जाएगा। कैसे चला गया? ऐसे चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये रेयरर टू डेंसर था और ये डेंसर टू रेयरर है। ये बात हो गई क्लियर कि रेयरर टू डेंसर क्या हुआ और डेंसर टू रेयरर में कैसे कैसे चेंज होता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार ये रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन, तो इसका कॉज क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉज है, सबसे गुड रहस्य वो ये है कि इसमें स्पीड का चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, और इसी कारण से रिफ्रैक्शन हो जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए स्पीड जो होता है लाइट का वह चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि रिफ्रैक्शन हम लोग का पॉसिबल हो जाता है। तो ये तो था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन आखिरकार क्यों होता है। अब अगला टर्म आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बेसिकली दो लॉ होते हैं। जैसे उसमें था रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते थे, तो उसी तरह इसमें भी दो लॉ होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 3 भी मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली 2 ही लॉ होते हैं मेनली। तो देखिए क्या क्या है लॉ। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोला मैंने? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अब सेम प्लेन पर कैसे लाई होगा? तो देखिए, ये आपका ये जो रे आ रहा है ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है दोस्तों? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपका नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे, ये आपका क्या हो गया? इंसिडेंट रे, ये जो आया सो, और ये आपका हो गया क्या? नॉर्मल, और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? कोई इसमें डाउट नहीं है। तो देखिए ये कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो सभी का प्लेन तो एक ही है। प्लेन जो है वह एक ही है कि नहीं? यानी कि ये जो पेपर जो है या फिर ये ग्लास जो आप इसको ले लीजिए, तो ये एक ही प्लेन है ना। भले ही वो आर पार हो गया, लेकिन सेम प्लेन है ग्लास या फिर पेपर, जो भी आप लेना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो था फर्स्ट लॉ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि ये जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई, इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि साइन आई और साइन आर जो होगा
यह आपस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपको सेकेंड लॉ है। और इस लॉ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्नेल लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। क्योंकि इसे स्नेल ने दिया था, स्नेल ने दिया था, वो एक साइंटिस्ट थे। और कब दिया था, तो 1621 में उन्होंने इस लॉ को दिया था। कब दिया था, 1621 में स्नेल ने ये लॉ दिया था, सेकेंड लॉ। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ भी आपको समझ में आ गया और सेकेंड लॉ भी आ गया। फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। और सेकेंड लॉ क्या हुआ कि रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वह आपस में बराबर होगा। तो ये बात हो गई। अब हम लोग को क्या देखना है, अगला जो टर्म है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स को जानेंगे और उसके बाद कुछ सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि ये रेशियो है किसका, वैक्यूम के स्पीड के लाइट का टू द मीडियम के स्पीड के लाइट का। यानी कि वैक्यूम का स्पीड बाय मीडियम का स्पीड, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है एन बराबर सी बाई वी। एन बराबर सी बाई वी, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एन क्या है, एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का। उसके बाद सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, यानी कि लाइट का स्पीड है वैक्यूम हो या एयर में। और उसके बाद भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वही आपको भी है। तो ये चीजें तो हो गई क्लियर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अलग अलग टाइप है, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, एक बात और मैं टाइप्स को देखने से पहले बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट क्यों नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई आप में से किसी के मन में सवाल आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट क्यों नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, एयर में लाइट का स्पीड और मीडियम में लाइट का स्पीड। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में ही होगा। और किसी भी मीडियम में यदि स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड हो तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा। तो दोनों का यानी कि क्या आ गया, यूनिट जो है आपको सेम आ गया। या तो मीटर पर सेकेंड हो रहे तो सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो, ऐसे मीटर पर सेकेंड ही होता है स्पीड में, सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो इसको जब ये दोनों कट जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट आपको एयर का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आपको ये आइस का या फिर आइस का छोड़िए, स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए कि किसी मीडियम में ग्लास में आपको लाइट का स्पीड क्या है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखिए मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया, 10⁸ से 10⁸ कट गया। अब क्या बचेगा 3/2.5। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 6/5 यानी कि 1 कितना आ जाएगा 1.2। ये आपका हो गया क्या, किसी भी ग्लास का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड यानी कि यूनिट कुछ बचेगा ही नहीं, इसके लिए हम लोग को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई स्पेशल यूनिट नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब टाइप्स को अब देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, when light is going from one medium to another then the value of refractive index is called relative refractive index। ये क्या बात हो गई भाई, मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कहेंगे। तो ये देखिए, कोई एक मीडियम है, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि एक ग्लास है और उसके बाद कोई दूसरा मीडियम आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लूं एक तो ग्लास हो गया। तो ग्लास का हम लोग लिए थे 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका यदि एक्यूरेट का बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका एक्यूरेट आपको स्पीड होता है। और तो 2 × 10⁸ हो गया। और एक दूसरा मीडियम आपको यदि हम लोग वाटर ले ले तो वाटर में लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, 2.5 के आसपास रहता है। तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। तो ये दो अलग अलग मीडियम है, एक वाटर है और एक ग्लास है। तो दो अलग अलग मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि जब दो अलग अलग मीडियम के बीच का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब लाइट आता है वैक्यूम से एक मीडियम में, यानी कि एक मीडियम हमारा पता होता है कि एक मीडियम हमारा वैक्यूम ही होने वाला है या फिर एयर ही होने वाला है। तो ऐसा वाला केस जब आएगा, ये वाला जब एक एयर रहे और दूसरा कोई और मीडियम रहे, तब हम लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ गए। यानी कि रिलेटिव में क्या होगा कि दोनों मीडियम ही रहेगा और एब्सोल्यूट में क्या होगा, एक वैक्यूम या फिर एयर होगा और दूसरा आपको कोई मीडियम होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब हम लोग कुछ सब्सटेंस जो है जिनका यूज अधिकतर होता है या फिर जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चर्चा अधिकतर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें आता है आपको सबसे पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.0003। ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर आइस, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। फिर आ जाता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। फिर आया अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है। फिर आ गया केरोसिन, इसका 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, सल्फ्यूरिक एसिड 1.43 और डायमंड का सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब आपको यदि कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो, कुछ क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ या बता दे रहा हूँ। तो कुछ जैसे कि आपको अब पता हो गया कि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.31 है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.31 है। तो आपको यदि कहा जाए कि आप स्पीड ऑफ लाइट इन आइस निकालिए तो क्या आप निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, यानी कि n = c/v जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, n 1.31 और c जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है। तो ये आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और उसके बाद आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन आइस हम लोग लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन आइस हो गया। अब देखिए, अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन आइस को हम लोग v से दिखा देते हैं। यदि v से तो 3 × 10⁻, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा
तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो 1.31 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन आइस बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब ये जो 1.31 है इसको 3 के नीचे भेजते हैं। यहाँ पे ये 1.31 गया, तो 1.31 जब यहाँ चला गया तो आपको इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो डाल दिए, तो 3 से ये बन गया क्या, अब 300 बन गया, 3 से 300 बन गया। अब 131 से यदि 300 को डिवाइड दें तो 132 2 जा क्या हो जाएगा आपको, 131 2 जा 262, यानी कि बच कितना गया इधर 38, यानी कि 380, यानी कि 2.3, और अप्रोक्स में यदि ले तो 2.4 ले सकते हैं। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा आपको 2.4 इंटू 10 स्पीड ऑफ लाइट इन आइस क्या हो जाएगा आपको 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका अप्रोक्स में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद।